आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 जुलाई 2026 की शाम और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। इस शो में आज आप देखेंगे दोपहर बाद बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में फिर बजे सायरन। ईरान ने दोबारा शुरू किए हमले, मिडिल ईस्ट में फुल फ्लैश जंग के आसार। अमेरिका ने भी ईरान पर आज दोबारा किया बड़ा हमला। बुशहर के अहम एयरबेस पर एयर स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब बड़ी टेंशन। किसने किसे कितना पहुंचाया नुकसान? ईरान और अमेरिका दोनों ने जारी की अपने अपने हमलों की पूरी डिटेल। एक एक डिटेल बताएंगे हम। ईरान ने पहली बार बताया इंसानी नुकसान। अमेरिकी हमलों में 14 लोगों की गई जान, दर्जनों जख्मी। और ईरान में जंग छिड़ने के आसार के बीच पाकिस्तान ने घबराहट में अपने लिए उठाया बड़ा कदम। उधर इटली की पीएम मेलोनी ने ईरान को दे दी बहुत बड़ी राहत। मशहद में शुरू हुई आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जनाजे की आखिरी रस्मात, लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा। और गजा से आई दिल तोड़ देने वाली खबर, कुछ मीटर दूर पड़ी है बेटे की लाश, लेकिन एक बाप को एक पीली लकीर ने आखिरी विदाई से कर रखा है महरूम। शुरुआत करते हैं शो की। रात और सुबह हुए हमलों के बाद अब भारत के टाइम के मुताबिक 9 जुलाई को बहरीन और जॉर्डन में हमलों की खबर शाम 4 बजे के बाद आई तो फिर से टेंशन बढ़ने और फुल फ्लैश जंग छिड़ने के सिग्नल साफ नजर आने लगे। सबसे पहले बहरीन से आई ताज़ा खबर सुन लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में एक बार फिर सायरन बजाए गए हैं और हुक्काम ने लोगों से फौरन महफूज जगह पर चले जाने की अपील की है। उधर कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कई अलर्ट जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से आने वाले बड़ी तादाद में ड्रोन और मिसाइलों को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कुवैत में इन हमलों के दौरान कम से कम एक शख्स के जख्मी होने की भी खबर सामने आई है। यानी साफ है कि सुबह के हमलों के बाद भी ईरान का ऑपरेशन रुका नहीं है और अब बहरीन और कुवैत में एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन ईरान ने ये हमले अपने आप नहीं किए, बल्कि फिर से जवाब दिया है। दूसरी खबर सुन लीजिए। अमेरिका ने 9 जुलाई की दोपहर एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए और इस बार निशाने पर आया एक अहम एयरबेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के बुशहर सूबे में मौजूद शहीद यासीनी एयरबेस पर एक के बाद एक कम से कम 4 एयर स्ट्राइक्स की गईं। दोस्तों, इस हमले की सबसे अहम बात सिर्फ एयरबेस नहीं है, बल्कि ये है कि यही बुशहर वो सूबा है जहां ईरान की सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में से एक फैसिलिटी मौजूद है। यानी ये न्यूक्लियर अड्डे वाला इलाका है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर सूबे में कई ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को कोई नुकसान पहुंचाया गया है या नहीं, या सिर्फ ये एयरबेस पर हुए हमले थे। यानी अमेरिका ने इस बार ऐसा निशाना तो ज़रूर चुना है जो सिर्फ एक मिलिट्री एयरबेस नहीं, बल्कि ईरान के सबसे अहम न्यूक्लियर इलाके के बेहद करीब मौजूद है। क्या अमेरिका की तरफ से सिग्नल दिया गया है ईरान को कि अगली बार न्यूक्लियर फैसिलिटी? अब सबकी नज़र इस बात पर है दोस्तों कि क्या ये हमला सिर्फ एयरबेस तक महदूद रहेगा या फिर अमेरिका आगे चलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का देर रात दिया गया बयान याद कर लीजिए कि हम ईरान को डी न्यूक्लियराइज करेंगे और बातचीत और डील के बिना करेंगे। यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करवाएंगे, उसके लिए डील की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि हम मिलिट्री एक्शन के थ्रू ये करेंगे। अब उसी की साय में इस हमले को देख लीजिए। फिलहाल न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले की खबर नहीं है, एयरबेस पर है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, लिंक कर लीजिए खबर को। आगे बढ़ते हैं। 9 जुलाई की रात से लेकर आज सुबह तक पहले अमेरिका ने और फिर ईरान ने एक दूसरे पर ज़बरदस्त हमले किए। ये हमलों की पहली वाली वेव की बात कर रहा हूँ मैं। अमेरिका के अरब मुल्कों में मौजूद मिलिट्री अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर लगातार दूसरी रात एयर स्ट्राइक्स की। अब इस वीडियो में हम आपको पिछले वीडियो से अलग दोनों तरफ हुए नुकसान की पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं, जो दोनों ने खुद पेश की हैं कि हमने इनके ये किया, वो कहते हैं हमने इनका ये किया। अब अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से बयान भी सामने आ चुके हैं और कई वीडियोस भी जारी हो चुके हैं, जिनसे पता चल रहा है कि किसने किसे कितना नुकसान पहुंचाया। इसीलिए इस पूरी रिपोर्ट को ज़रा गौर से सुन लीजिएगा।
सबसे पहले आज सुबह ईरान की तरफ से किए गए जवाबी हमले की बात करते हैं। ईरानी फौज ने दावा किया है कि उसने कुछ घंटे पहले यानी सुबह के वक्त, शहर के वक्त, बहरीन, कतर और कुवैत में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों और स्ट्रेटेजिक सेंटर्स पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए। ये वो हमले हैं जो सुबह किए गए थे, दोपहर वाले की डिटेल अभी नहीं आई है। ईरान के मुताबिक सुबह हुए इन हमलों में कुवैत में मौजूद एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर में अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना साइट और बहरीन में अमेरिकी फ़ौज के फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया। इसके अलावा IRGC ने यह दावा किया है कि उसके हमलों का निशाना कुवैत का आरिफजान बेस, अली अल सलेम एयर बेस, बहरीन में अमरीकी नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर और शेख ईसा एयर बेस भी बने हैं। ईरानी फ़ौज का कहना है कि इस ऑपरेशन में बड़ी तादाद में अलग अलग किस्म के ड्रोन इस्तेमाल किए गए। साथ ही इस बयान में ये कहा गया कि ईरान की आर्म्ड फोर्सेस किसी भी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगी और आखिरी कामयाबी तक अपना जवाब देती रहेंगी, यानी ये हमले आगे भी जारी रहेंगे। इसी बीच ये भी साफ किया गया है कि अमेरिका के ताज़ा हमलों में ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और खार्ग आइलैंड को निशाना नहीं बनाया गया है। ये मैं आपको दोबारा साफ कर रहा हूँ, अगर आपने कहीं सुना हो तो अभी तक इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि खार्ग आइलैंड या न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया हो, तो वो गलत बयानी हो सकती है। इन दोनों जगहों पर हमले की खबरें गलत बताई गई हैं ईरान की तरफ से। ईरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक बूशहर, बंदर अब्बास, बंदर लेंगे, बंदर कोगान, सीरिक आइलैंड, बंदर जास्क, केनारक, चाबहार, ईरान शहर, केशम आइलैंड, अबू मूसा आइलैंड, लावान आइलैंड और गोलिस्तान सूबे में मौजूद रेलवे पुल समेत कई मिलिट्री और ट्रांसपोर्ट ठिकाने अमेरिका के हमलों का निशाना बने हैं। जितना मैंने बताया वो ईरान ने पूरा इन्फो मुहैया करवाया। लिहाजा इसके अलावा अभी कोई लेटेस्ट अपडेट हो जाए वीडियो देखते तक तो कुछ और हो सकता है। ये यूँ समझ लीजिए कि शाम 5:05 तक ये अपडेट थी। अब अमेरिका की तरफ से ईरान पर हुए 9 जुलाई के हमलों की तस्वीरें और डिटेल्स भी समझ लीजिए कि भैया अमेरिका ने क्या नुकसान पहुंचाया है। ये वीडियो अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस वीडियो के साथ दावा किया कि उसकी फ़ौज ने इस बार ईरान के करीब 90 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। 9 जुलाई को 90 मिलिट्री टारगेट्स। अब ये अड्डे नहीं होते हैं, टारगेट्स में चौकी, टावर कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के मुताबिक इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, कोस्टल सर्विलांस साइट्स, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स, नेवल एसेट्स और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर मिलिट्री का साजो सामान, निगरानी और हमले वाला। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया कि 8 जुलाई को जो पहले दौर के हमले हुए उसने ईरान के करीब 80 मिलिट्री टारगेट्स के साथ साथ IRGC की 60 से ज़्यादा स्पीड बोट, तेज़ वाली जो नाव होती उन्हें तबाह किया था 8 को। अमेरिका का कहना है कि तमाम हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले कमर्शियल जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में किए गए हैं। ये अमेरिका की नेवी का या सेंटकॉम का मिलिट्री का वीडियो है जो बता रहा है किस तरीके से ईरान की चीज़ें तबाह की हैं। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी फ़ौज पूरी तरह अलर्ट है और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी नए ऑपरेशंस के लिए हर वक्त तैयार है। ईरान पर हुए ताज़ा अमरीकी हमलों में कई लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये एक अलहदा खबर है और ये ईरान की तरफ से आंकड़े पेश किए गए हैं। इंसानी नुकसान को लेकर 9 जुलाई की दोपहर ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये फिगर्स और तफसील भी जारी की हैं। सुन लीजिए। ईरान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 2 दिनों में अमरीकी हमले में 5 सूबों के अंदर बड़ा नुकसान हुआ और इनमें करीब 14 लोगों के मारे जाने और 78 लोगों के 78 लोगों के ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई है ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। 14 लोग मार दिए गए। ईरानी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि ज़ख्मियों में से 47 लोग अब भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि बाकी लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमलों के बाद अब तक किसी के मारे जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। हाँ, कुवैत में अभी आपको बताया जो ताज़ा हमले दोपहर बाद हुए, एक शख्स के ज़ख्मी होने की खबर आई है। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बढ़ते टकराव का असर अब दूसरे मुल्कों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान ने फ़ौरन एक LNG कार्गो ख़रीदने के लिए इमरजेंसी टेंडर जारी कर दिया है। LNG
गैस जो घर वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जंगी हालात की वजह से कतर से आने वाली गैस की सप्लाई में बड़ी दिक्कत आ गई है। इसके बाद पाकिस्तान को ये इमरजेंसी कदम उठाना पड़ा है। पाकिस्तान और एक दो मुल्क और हैं, उन्हें सबसे पहले इशारा मिल जाएगा कि आगे जंग और कितनी तगड़ी होने वाली है, और शायद पाकिस्तान को ये इशारा मिल गया, इसीलिए भैया पहले से इंतज़ाम कर रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब सिर्फ मिसाइलों और एयर स्ट्राइक्स तक महदूद नहीं रह गई है, इसका असर दुनिया की एनर्जी सप्लाई तक पहुंचने वाला है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे और हॉर्मुज़ फिर से टोटली बंद हो गया, अभी बंद नहीं हुआ है, तो आने वाले दिनों में दूसरे मुल्कों को भी तेल और गैस की सप्लाई में इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के बीच इटली ने भी अपना रुख साफ कर दिया है और इससे कहीं ना कहीं ईरान को बड़ी राहत मिली है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कहा कि उनका मुल्क ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री हमले का हिस्सा नहीं बनेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधा सीधा झटका है। मेलोनी ने कहा कि जंग शुरू होने के पहले दिन से ही इटली का रुख बिल्कुल साफ है और वो ईरान पर होने वाले हमलों में शामिल नहीं होगा। याद रहे कि इससे पहले मार्च के महीने में भी इटली ने अमेरिका के उन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को अपने सिगोनेला एयरबेस पर उतरने की इजाज़त नहीं दी थी जो मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे थे, यानी ईरान पर हमला करते ही वो। इसलिए इटली ने अपने यहाँ इजाज़त ही नहीं दी उतरने की कि हमने रिलेशन नहीं ख़राब करने। यानी इटली अब भी कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ सीधे मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा ना बने। खैर, मेलोनी के उस फैसले के बाद इटली और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ी थी, इस ऐलान के बाद भी बढ़ेगी ही। ईरान के मशहद शहर में आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के जनाजे की फ़ाइनल रस्मात शुरू हो गई हैं। आज उन्हें सुपुर्द खाक किया जाना है। हो सकता है रात में जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये काम हो चुका हो। जिस जहाज़ में उनका ताबूत इराक़ से लाया गया, उसके मशहद पहुँचते ही एयरपोर्ट और शहर के कई इलाकों में लोगों का बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। इमाम रज़ा के मुक़द्दस रोज़े में भी गम का माहौल दिखाई दिया, जहां बड़ी तादाद में लोग अपने रहनुमा को आखिरी विदाई देने के लिए जमा हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज़ के मशहद पहुंचने के साथ ही जनाजे की रस्मात का आगाज़ हुआ और लाखों लोग इस तारीख़ी लम्हे के गवाह बने। आज मशहद में ही उन्हें सुपुर्द खाक किया जाना है। और आपको ये भी बता दूँ कि आज उनको जो दफनाने का टाइम था उससे 2.5-3 घंटे टाइम आगे बढ़ गया, या इससे आगे भी। वजह यह है कि इराक़ से मशहद उनका ताबूत आने में वक्त लग गया, क्योंकि इराक़ में नजफ़ में बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो उन्हें आखिरी सलाम पेश करने आई थी। अब एक ख़बर सुनिए और महसूस कीजिए कि एक बाप कितना बेबस हो सकता है। गज़ा से आई ये ख़बर उसकी बेबसी की बानगी है, जिसे सुनकर शायद आपका कलेजा भी भर आए। एक फ़लस्तीनी बाप अपने बेटे की लाश से सिर्फ कुछ मीटर दूर खड़ा है और उस बेटे की कब्र महज उससे 300 मीटर दूर है। इमेजिन कीजिए, वो अपने बेटे की आखिरी रस्मात अदा करना चाहता है, आखिरी बार उसे सीने से लगाना चाहता है, आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहता है, उसे चूमना चाहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन दोनों के बीच इस्राएली फ़ौज मौत बनकर खड़ी है। एक पीली लकीर उन दोनों के बीच खिंची है, जिसके उस पार मौत है, इस तरफ बेबसी। 9 जुलाई को कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये दर्दनाक खबर छापी। रिपोर्ट के मुताबिक उस फ़लस्तीनी बाप, जिसका नाम औदा अबू खमाश है, उसका कहना है कि उसके बेटे मोहम्मद की लाश उसी जगह पर पड़ी हुई है जहां इस्राएली फ़ौज ने उसे गोली मारकर कत्ल किया था। जिस कब्र में उसे दफन किया जाना था वो उसकी लाश से सिर्फ 300 मीटर दूर है, लेकिन इस्राएली फ़ौज हर उस शख्स पर फायरिंग कर रही है जो उसकी लाश तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जानकारी दी है। घर वाले बताते हैं कि मोहम्मद की माँ हर रोज़ अपनी जान हथेली पर रखकर सुबह एक सफ़ेद झंडा लेकर निकलती है। वो सेंट्रल गज़ा की येलो लाइन तक जाती है और शाम होने तक अपने बेटे की लाश वापस लाने का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन हर दिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। न जाने कितने दिन से उसके बेटे की बॉडी वहाँ पड़ी है। यानी एक माँ अपने बेटे की लाश तक नहीं पहुँच पा रही और एक बाप अपने बेटे को आखिरी विदाई भी नहीं दे पा रहा। वजह बस ये है कि बेटे की लाश उस पीली लकीर के पार पड़ी है, जिसके उस तरफ इसराइल ने कब्ज़ा जमा रखा है। कब्ज़ा तो हर कहीं है, लेकिन उस पीली लकीर को पार करने वाले हर फ़लस्तीनी शख्स को मार दिया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि IDF कहती है कि ये हमारे फ़ौजियों के लिए ख़तरा बन रहा था।
اور जिस बेटे को मारा गया है उसे भी इसराइल ने हमास का फाइटर बताया है। चलते चलते एक अपडेट दिए देता हूं, अभी आई है। ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि बूशहर के न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये बताया गया है कि हाँ, वहाँ धमाके सुने गए थे, यानी कुछ तो हुआ है। अब इस पर डिटेल खबर आके। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। सुबह 4 बजे की जगह अगर थोड़ा गैप लग जाए, थोड़ा आराम कर लें आपकी इजाज़त से, तो माजरत। थैंक यू।